शिक्षा संवर्धन योजना केवल 5 साल के लिए चलाई गई थी और वो 5 साल पूरे होने तक 5 साल को बेहतर किया गया। 5 वर्ष के बाद वो उस प्रकार की कोई योजना हमारे पास प्रेजेंटेड नहीं, इसलिए किसी शिक्षक को बेहतर नहीं दे रहे, बात गलत है। आप लेकिन महंगाई का ये उसको 400 सपना देखने का सभी रोजगार है, कोई भी सपना देख सकता है। कुछ लोग हैं जो रात को देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो दिन में देख रहे हैं। महंगाई पर आप क्या कहेंगे? जब हम आए थे 2017 में तब 17.4% बेरोजगारी की दर थी, आज वो 4.1% बेरोजगारी की दर है। एक क्वेश्चन अगर आपसे कि भाजपा जो है इसका मुसलमानों के अंदर बहुत बड़े भाई बादल लाइए काम करा है, क्या भाजपा सरकार इस बार वोट देगी मुसलमानों को? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बीजेपी कभी भी मुसलमान को वोट बैंक नहीं मानती, उनको एक नागरिक मानती है और सबको समान अधिकार की बात करती है। अगर आप बीजेपी की निष्पक्ष कार्यप्रणाली का विश्लेषण करें तो मैं सभी पत्रकारों को कहूंगा कि आप देखिए जाके 18-19% जो भी हमारे लोगों की आबादी है, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, चाहे वो शौचालय का निर्माण हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, आप देखिए कोई भी हमारी योजना समान राशि हो किसानों की, सब में जो प्रतिशत मिला है अल्पसंख्यक की आबादी से कहीं ज्यादा प्रतिशत उनको सुविधाओं का दिया गया है। यानी हमने भेदभाव नहीं किया, मदरसे की शिक्षा को आर्थिक करके उसको प्राथमिकता मिले, एक हाथ में पवित्र कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये व्यवस्था हमने की है। हम नहीं चाहते कि जिंदगी भर कंप्यूटर करे। पिछली जो कांग्रेस की सरकारें थी, सपा और बसपा की सरकारें थी, मुसलमान बंधुओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक उन्नति के बारे में किसी ने कोई विचार नहीं किया। बीजेपी ने पहले बार सुधार किया है और हमने मदरसा शिक्षा में भी जो जरूरी सब्जेक्ट को रखा, उनकी मजहबी शिक्षा से छेड़खानी नहीं करी। आपने कहा कि जिस जाति का शोषण करते हैं उसी जाति का सम्मेलन करते हैं, निश्चित रूप से आप देखो तिलक राजू तलवार मालूम कहता था, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा। इस प्रकार के नारे लगाने वाले लोग भी आज जब तिलक लगाने और तराजू को लेकर चलेंगे तो आप निश्चित रूप से मान सकते हैं कि लोग धर्म भेदभावी हो गए। वो वोट की राजनीति के लिए कोई भी नारा दे सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी को गले लगा सकते हैं। बीजेपी का नहीं, कोई उद्योग नहीं है और एक एक्सप्रेस मिल रहा था गंगा। आप देखिए कोई भी हमारी योजना समान राशि हो किसानों की, सब में जो प्रतिशत मिला है अल्पसंख्यक की आबादी से कहीं ज्यादा प्रतिशत उनको सुविधाओं का दिया गया है। यानी हमने भेदभाव नहीं किया, मदरसे की शिक्षा को आर्थिक करके उसको प्राथमिकता मिले, एक हाथ में पवित्र कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये व्यवस्था हमने की है। हम नहीं चाहते कि जिंदगी भर कंप्यूटर रहे। पिछली जो कांग्रेस की सरकारें थी, सपा और बसपा की सरकारें थी, मुसलमान बंधुओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक उन्नति के बारे में किसी ने कोई विचार नहीं किया। बीजेपी ने पहले बार सुधार किया है और हमने मदरसा शिक्षा में भी जो जरूरी सब्जेक्ट को रखा, उनकी मजहबी शिक्षा से छेड़खानी नहीं करी। आपने कहा कि जिस जाति का शोषण करते हैं उसी जाति का सम्मेलन करते हैं, निश्चित रूप से आप देखो तिलक राजू तलवार मालूम कहता था, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा। इस प्रकार के नारे लगाने वाले लोग भी आज जब तिलक लगाने और तराजू को लेकर चलेंगे तो आप निश्चित रूप से मान सकते हैं कि लोग धर्म भेदभावी हो गए। वो वोट की राजनीति के लिए कोई भी नारा दे सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी को गले लगा सकते हैं। बीजेपी का नहीं करती, कोई उद्योग नहीं है और एक एक्सप्रेस मिल रहा था गंगा एक्सप्रेस, वो भी नहीं। आप चिंता न करिए, आप समय की प्रतीक्षा करिए और मेरा निवेदन है नकारात्मक सोच की वजह से सकारात्मक सोच में लाइए और जल्दी ही आगे बड़ी योजनाएं क्या अपराध की स्थिति क्या क्राइम कंट्रोल, ये आप बेहतर बता सकते हैं। जो माफिया सवारी लेकर घूमते थे और थाने के थानेदार तक अंदर हो जाते थे कि ये अपमान न करिएगा, तो आज छाती पर टंकी लगाकर योगी बाबा माफ करो,
कह के वो घूमते हैं अपराधी या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है। नहीं, यहाँ पुलिस ही अपराधी का काम करती है, अपहरण कर लाती है, नहीं, देखिए आपको किसी अपवाद को किसी सीमाओं को देखकर किसी प्रदेश की तस्वीर नहीं खींची जा सकती। विजय यात्रा निकल गृह मंत्री जी ने शिक्षा को मुझे लगता है चुनाव के बाद पराजय यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। सर, गृह मंत्री जी ने शिक्षा को लेकर ये कहा कि अशिक्षित लोग हमारे देश के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने कहा कि अशिक्षितों को और अधिक लोग बनाने की जरूरत है, उसके लिए तो सर ऐसी व्यवस्था में हम नई शिक्षा नीति को ये नहीं मानते कि कहीं न कहीं नई शिक्षा नीति उन कमजोर लोगों के लिए है, उनको परिपक्व बनाने के लिए, रोजगार उनको करने के लिए ही बनाई गई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का जनपद में आगमन। पूरा शासन प्रशासन लगा व्यवस्था में, शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस। पत्रकारों ने पार की हदें, प्रेस वार्ता में एक के ऊपर एक चढ़े पत्रकार। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का लगभग 11:30 बजे आगमन हुआ। निरीक्षण भवन फतेहगढ़ में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी व जनप्रतिनिधियों और तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसी बीच फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के बीच टूटे फूटे गड्ढे वाली सड़कों की भी ताबड़तोड़ रिपेयरिंग चालू हो गई और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री आवास विकास भाजपा कार्यालय की ओर रवाना हो गए। निरीक्षक भवन में बैठक लगभग 1 घंटा चली, जिसके बाद प्रशासनिक अमले के साथ उप मुख्यमंत्री भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ता और तमाम लोग पलकें बिछाए इंतजार कर रहे थे। जहां कदम कदम पर पुलिस दिखाई दे रही थी। पुलिस काफी सख्त दिख रही थी क्योंकि बाजारों में आवागमन के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मार्ग ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉकडाउन लगा हो। खैर, भाजपा कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गेट पर ही स्वागत किया, जिसके बाद जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता ने सभी का परिचय कराया। कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, परंतु ये फर्रुखाबाद है। जब उन्होंने देखा उप मुख्यमंत्री ने बोलना प्रारंभ किया, तब मीडिया कर्मी ऐसे दौड़े जैसे मंदिर में प्रसाद लेने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ते हैं। भाजपाइयों के साथ मीडिया कर्मियों की अव्यवस्था देख मंचशीन नेतागण चकित रह गए। उप मुख्यमंत्री की फर्रुखाबाद के पत्रकारों के रवैये को देख सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। खैर, तो अब शुरू करते हैं खबर। भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला से स्वागत किया, परंतु फूल माला की चेकिंग के लिए कार्यकर्ताओं को काफी देर गेट पर रोके रखा। जब उप मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता के लिए जाने लगे, तब कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक बार और रोक लिया। समय इतना व्यतीत हो गया कि कुछ वरिष्ठ पत्रकार देरी के कारण व कुछ पत्रकार मीडिया का माहौल देखकर वापस लौट गए। मंच पर चारों विधायक, सांसद, भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह गंगवार, पूर्व जिलाध्यक्ष भूदेव राजपूत, दिनेश कटियार, मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी मौजूद रहे। लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारे कार्यकर्ता नेतागण मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ सी लगी दिखी। प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएम ने क्या कहा वह सुनाना बहुत मुश्किल है, परंतु हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश की पहचान बनी। सरकार ने गांव-गांव बिजली पहुंचाई। उन्होंने कहा कि चारों ओर शिक्षा परिवर्तन एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन की प्रशंसा की जा रही है। परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं। प्रदेश में नए 77 डिग्री कॉलेज बने हैं। 12 विश्वविद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। आजादी के बाद शिक्षा विभाग में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। साथ ही साथ ये भी कहा कि 4,50,000 लोगों को नौकरी दी गई और किसी एक भी भर्ती पर उंगली नहीं उठाई गई। 1.61 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन हुए। साथ ही साथ कोरोना पर भी नियंत्रण पा लिया गया है। 1 वर्ष में सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन वेंटिलेटर के अतिरिक्त कोरोना टेस्ट व टीकाकरण की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाकर घर घर शौचालय बनाए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, गरीबों को मुफ्त राशन आदि योजनाओं से प्रदेश का माहौल ही बदल गया। उन्होंने ये भी कहा कि सूबे में काफी पूंजी निवेश भी बढ़ा है। उन्होंने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने वाले लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है और इस बार 2022 के चुनाव में 300 सीटों का आंकड़ा पार कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी मुसलमानों को वोट बैंक न समझकर मात्र नागरिक समझा है। सरकारी योजनाओं में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। विरोधी दलों की चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो लोग तिलक लगाने का ढोंग करने लगे हैं, परंतु गंगा एक्सप्रेस वे पर फर्रुखाबाद न आने पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और चुप्पी साध ली। प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद उप मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद सेल्फी का दौर चालू हुआ। जिलाध्यक्ष के बार बार निवेदन करने पर भी कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुए। खैर, डिप्टी सीएम शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जाम से बचाने के लिए आईटीआई चौराहे से आवास विकास तिराहे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाएं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।